गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग नाइट्रोजन फैमिली देखने जा रहे हैं और नाइट्रोजन फैमिली का आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स देंगे आपको, ओएस ट्रिक, लेकिन वो लास्ट में आपको बहुत जबरदस्त ओएस ट्रिक्स देंगे। तो आप इसको पूरा देखिए और ऐसे एक एक सीरीज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना लेट किए नाइट्रोजन फैमिली जो पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहिए जैसे जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं और उसी को थोड़ा एलिबरेट करके आपके मेंस, एडवांस और नीट लेवल के लिए है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम। तो इसके जो मेंबर्स हैं ये आप याद कर लीजिएगा। आपको याद भी होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? तो एटॉमिक नंबर के लिए हमने पहले भी बता चुके हैं हम, और आपको याद भी होगा कि क्या करते हैं, पहले 8, 18, 32, 32 ये ऐड करते जाएंगे तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा 8, 18, 18, 32, 32। किसमें? नाइट्रोजन वाले में। भाई नाइट्रोजन का तो सबको पता होगा ना कि नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7। तो इसमें 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 15। 15 में 18 ऐड करेंगे 33। 33 में 18 51। 51 में 32 83 और 83 में 32 115। एक अच्छी बात यह भी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 115 वाला एलिमेंट किस ग्रुप का है? तो नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15। कहां का है? ग्रुप 15। तो जाहिर सी बात है 116 वाला कहां का होगा? ग्रुप 16। 117 वाला ग्रुप 17। तो ये अगर पूछ दे कभी 117 वाला एलिमेंट कहां का है या अनऑक्टियम या जो भी, तो आप समझ जाएंगे कि वो कहां का है। खैर, दूसरा बात इसमें क्या होता है कि इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल, 2 एलिमेंट्स मेटल वाइड और 2 एलिमेंट्स मेटल। आपको मेटल वाइड का हमने ट्रिक भी दे दिया है, सारे मेटल वाइड आप कैसे याद करेंगे। अच्छा, अब 2 नॉन मेटल, 2 मेटल वाइड और 2 मेटल हैं, तो एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि कौन सा ग्रुप है, वैसे और भी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन कौन से ग्रुप है जिसमें हर तरह के होंगे एलिमेंट्स, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटल वाइड भी? तो आपका आंसर एक हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। इन नाइट्रोजन फैमिली को हम कंबाइंड रूप से यानी सबको मिला के बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। और निकोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे चोक माने सफोकेटिंग एक वो आता है, स्मेल या सफोकेटिंग गैस समझिए। आप जैसे सरसों का तेल लेते हैं ना और कुकर में डालते होंगे तो एक झंझनाहट वाली गैस आती है ना? तो वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। तो सफोकेटिंग गैस निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं निकोजेंस। और इनके कंपाउंड्स को हम लोग निकटाइड बोलते हैं। इनके कंपाउंड्स को बोलते हैं निकटाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। अब इनके अगर एबंडेंस की बात की जाए, एबंडेंस से रिलेटेड ट्रिक आपको हम देंगे आगे। ठीक है, तो अगर इसके एबंडेंस की बात की जाए तो मेन हमें देखना है नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन आपको पता है कि फ्री स्टेट में कितना होता है? 78%। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि वो 78% क्या, मास बाई मास कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम? क्या? तो परसेंटेज V बाई V होता है 78%। और नाइट्रोजन जब कंबाइंड स्टेट में होता है तो इसके दो और होते हैं, और एक को कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, एक को इंडियन सॉल्ट पीटर, NaNO3, KNO3। और ये दोनों कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। ये दोनों कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं। एक को बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम वाले को, सोडियम वाले को, और पोटेशियम वाले को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। अच्छा, फास्फोरस के बारे में बात करें तो आपको पता है हमारे पूरे बोन्स में फास्फोरस होता है एज अ कैल्शियम फॉस्फेट। तो वहां होता है
या न्यूक्लिक एसिड आप देखेंगे डीएनए आरएनए, तो आपको पता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, तो वहां भी फास्फोरस होता है। और बाकी अगर मिनरल की बात करें तो इनके यही 4 मिनरल हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके एनसीईआरटी में भी हैं। क्या? फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट माने कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फोराइट क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और फ्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट। इसको याद करने का क्या तरीका है? क्लोरेपेटाइट या फ्लोरेपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट आप लिखेंगे, साथ में CaF2, क्लोरेपेटाइट CaCl2 या हाइड्रोक्सीपेटाइट CaOH ट्वाइस। और ये कैल्शियम फॉस्फेट और ये 3:1 रेशियो होते हैं। जैसे आप अपने एनसीईआरटी में अगर देखेंगे ना तो वहां कुछ ऐसे लिखा है CA4, इस 3 को सॉरी CA10, क्या लिखा है? 10। क्यों? ये जब 3 होगा ना, एक में ना है कैल्शियम 3, तो ये जब 3 मोल होंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। और यहां कैल्शियम 1, तो क्या हो जाएगा? CA10। तो CA10 फिर कितने फ्लोरीन, कितने फॉस्फेट माने फास्फोरस और सब लिख देंगे। इस टाइप का एक फॉर्मूला दिया है, वो बच्चों को याद करने में ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपको करना क्या है? आपको याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड 3:1 रेशियो, या उसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, वो लास्ट में आपको एबंडेंस का ट्रिक बताएंगे। तो अभी क्या सीखे हम कि नाइट्रोजन फ्री स्टेट में 78% होता है, कंबाइंड स्टेट में इसके 2 मेन और होते हैं मिनरल, वो हैं चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। और फास्फोरस में फॉस्फोराइट, फ्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट और हाइड्रोक्सीपेटाइट। अब देखिए, अब जरा देखिए आगे। अब क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम ध्यान दें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3। ओवरऑल इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका मेन क्या होगा इच्छा कि हम कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले लें और ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो ये चाहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, लेकिन उसमें भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं जो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि 2s2 2p3 यानी p तो हाफ भरा हुआ है, इसीलिए इनके आयनाइजेशन एनर्जी में, इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और बहुत सी इनकी प्रॉपर्टी में बहुत वेरिएशंस आते हैं, और वही हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं कि इनके हाफ फील्ड की वजह से ये कुछ ज्यादा स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी ही नहीं, आप अगर नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे तो नाइट्रोजन में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। और ये पाई किसके किसके बीच होता है? ये इसका सेकंड है ना, सेकंड सेल है ना, इसका भी सेकंड, और पी के बीच में पाई होता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं 2p पाई 2p पाई। क्या बोलते हैं? 2p पाई 2p पाई बॉन्ड। वही अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस में ये ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों? यहां 3p पाई होगा, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास ही होता है, 1s के बाद ही होता है 2s 2p, 3p और दूर 4p 5p। तो जितने ज्यादा दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा बॉन्ड कमजोर होते जाएगा। इसलिए 2p पाई के बाद जल्दी पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में कि अगर हम कहें कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन न हो, अब फिर भी वहां पाई बॉन्ड हो, ये तीनों ना हो और फिर भी वहां पाई बॉन्ड हो, आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं। आप एक बार सोचिएगा कि ये तीनों ना हो, ये तीनों नहीं होना चाहिए और फिर भी पाई बॉन्ड हो। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है तो। और वो अगर मिल भी गया ना तो बहुत ही वीक होगा, बहुत वीक होगा। खैर, तो चलिए हम लोग यहां चलते हैं। क्या मैं कह रहा था? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 बिकॉज इट कैन फॉर्म 2p पाई बॉन्ड, बट phosphorus does not form because
दोनों में बड़ी डिस्टेंस होता है 3p और 3p में। तो फास्फोरस कैसा होता है? फास्फोरस ऐसे होता है, ये जो दिख रहा है ना, फास्फोरस ऐसे होता है। 4 फास्फोरस बना लीजिए, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दीजिए, दिख रहे हैं डॉक्टर वाला, और सबको आपस में मिला दीजिए। चूंकि ये 60 डिग्री एंगल है, इसमें बहुत ही स्ट्रेन होता है, इस स्ट्रेन की वजह से ये बहुत रिएक्टिव होता है। और ये किसका फॉर्मूला है, किसका स्ट्रक्चर है? व्हाइट फास्फोरस। आप जानते हैं व्हाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए तो उसको पानी में रखते हैं, इसीलिए पानी में रखते हैं। और कभी भी ये मत लिख दीजिएगा कि माचिस बनाने में व्हाइट फास्फोरस यूज होता है, क्योंकि अगर आप व्हाइट फास्फोरस लिख देंगे ना, माचिस ऐसे ही जल जाएगी। वहां क्या यूज होता है? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस थोड़ा अलग होता है, ये आगे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये वाला बॉन्ड हटा के और ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, इसी को रिपीट कर देंगे तो वो हो जाएगा रेड फास्फोरस। खैर, व्हाइट फास्फोरस कोई पूछे ज्यादा रिएक्टिव होता है, नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होता है, तो क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि व्हाइट फास्फोरस P4 होता है और नाइट्रोजन N2 होता है, तो इसीलिए P4 होने की वजह से और 60 डिग्री एंगल होने की वजह से, P4 होने की वजह से वो क्या होता है? वो सॉलिड हो जाता है। और एंगल होने की, एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये बहुत रिएक्टिव होता है और नाइट्रोजन कम रिएक्टिव। आप जानते हैं जितने डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जितने भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, सारे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की होती है CO के बाद। एक्चुअली ये कह सकते हैं होमोडाइएटॉमिक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होती है। डाइएटॉमिक में CO का, होमोडाइएटॉमिक में नाइट्रोजन का होता है। लेकिन फिर भी आप अगर रिएक्टिविटी देखेंगे तो भले इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, जैसे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14, यहां भी 14 आप देख लीजिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन जो N2 होता है, वो क्यों N2 होता है? क्योंकि वो 2p पाई इजिली बना सकता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी नहीं बना सकते, इसीलिए नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है और N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस नहीं करता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों? गैस होता है और डाइएटॉमिक होता है। और इसके बाकी मेंबर्स P4, AS4 ऐसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं और पॉलीएटॉमिक होते हैं, या यू कैन से टेट्राएटॉमिक होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है अगर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे हम लोग जब कोवेलेंट रेडियस पढ़ते हैं तो SBCR, DBCR, TBCR अलग अलग पढ़ते हैं। चूंकि ये TBCR है, ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई है, तो नाइट्रोजन बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत पास पास। तो इनका बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है? 1.09 एंगस्ट्रम। हाँ, दुनिया में लेकिन हाइड्रोजन, ये सिंगल है, ये ट्रिपल है, फिर भी हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 0.74 एंगस्ट्रम, सबसे कम होता है, शॉर्टेस्ट हाइड्रोजन का। अगर आप कार्बन की भी बात करेंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रम होता है, वो भी इससे ज्यादा है ना। तो चलिए हम लोग ये समझ गए कि नाइट्रोजन N2 क्यों होता है, फास्फोरस P4 क्यों होता है, फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, नाइट्रोजन कम रिएक्टिव क्यों होता है, ये सब देख लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 2s2 2p3। जब 2s2 2p3 होता है, यानी जब नाइट्रोजन और उसके फैमिली वालों में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सब क्या चाहेंगे? ये सब चाहेंगे कि हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लें और सबको क्या शो करना चाहिए? -3। लेकिन मैंने दो ही जगह क्यों -3 लिखा, बाकी जगह -3 क्यों नहीं लिखा? आइए जरा देखते हैं। इसको देखने के लिए बच्चों थोड़ा सा हमें जानना होगा एक टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या जानना होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा कार्बन फैमिली के बारे में चर्चा करता हूं, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। कार्बन में क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम,
सबसे नीचे क्या होता है? प्लम्बम। प्लम्बम माने लेड। ऊपर होता है कार्बन, नीचे होता है लेड। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है? 2s2 2p2। और लेड का क्या होगा? 6s2 6p2। आपको पता है कि कार्बन से लेड तक सब एक ही फैमिली के हैं, तो होना क्या चाहिए? प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। जैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है वैसे लेड को भी बनाना चाहिए। आप देखिए जरा, ऐसा होता है क्या हमेशा? ये कार्बन बनाता है पीबीएस, क्या कभी सीएस आपने सुना है? कार्बन बनाता है PbCO3, कभी CCO3 सुना है क्या आपने? और कार्बन बनाता है PbSO4, इस टाइप के कितने, लेकिन ये COSO4 नहीं बनाता। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों सेम फैमिली के हैं, सेम नेचर है, सेम आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये कुछ अलग ढंग से शो कर रहा है, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखिए इसका मेन रीजन ये है कि जरा हम कोई एक कंपाउंड सोचते हैं। मान लीजिए मैं मीथेन ही सोच रहा हूं, मैं मीथेन सोच रहा हूं। अगर मुझे मीथेन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? हमें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होता है, यानी s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ये ऐसे बन जाता है। अब आपको पता है कि आगे हाइब्रिडाइजेशन तो जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा। तो ये s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अच्छा, मेन रीजन क्या है ये आप जानते हैं। मेन रीजन है ये p ब्लॉक वाला है। p ब्लॉक में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, px py pz। जैसे जैसे s आएगा, जैसे जैसे s की एनर्जी इसमें आएगी, अरे s कैसा होता है? गोलू मोलू ऐसे, और ये कैसा होता है? p ऐसे स्लिम होता है। तो जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी इसमें आएगी, ये फैलते जाता है। जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी आएगी, ये मोटा होते जाता है। और मोटे होने से क्या फायदा होता है? पहले होता है ये ऐसे, तो इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री के एंगल में अगर यहां हाइड्रोजन आ गया तो रिपल्सन बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ये अपनी एनर्जी दे दिया s वाला, अब क्या होता है? s वाले की एनर्जी से ये थोड़ा मोटा हो जाता है, एक तरफ छोटा हो जाता है। आपको पता है ना, मोटा और छोटा, इधर भी मोटा है और छोटा। साथ में क्या फायदा होता है? मैं तीसरा नहीं बना रहा हूं। साथ में ये जो बॉन्ड एंगल 90 है ना, 90 है, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 107 डिग्री कुछ न कुछ हो जाता है ना। जैसा हाइब्रिडाइजेशन हो 120 डिग्री अलग अलग। बॉन्ड एंगल बढ़ाने के लिए ये मेन काम करते हैं कि हमारा स्टीयरिक हिंड्रेंस ना हो, ये p ऐसा चाहता है। खैर, ये हम लोग अलग टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? p चाह रहा है कि हमें रिपल्सन ना मिले, तो वो कार्बन से बोलता है, s से बोलता है अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ठीक है, ये दे देता है। अब देने के बाद फिर वो कहता है कि यार रिपल्सन होगा, हम लोग एनर्जी मिला लें क्या? एनर्जी भी मिल जाती है। और एनर्जी मिलने के बाद बच्चों, एनर्जी मिलने के बाद 4 हाइड्रोजन आते हैं, शेयरिंग कर लिए, 4 हाइड्रोजन शेयरिंग कर लिए। ठीक, 4 हाइड्रोजन शेयरिंग कर लिए, काम हो गया। अब अच्छा, यही अगर नाइट्रोजन, चलिए अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा, हाइब्रिडाइजेशन में अभी मैं जा ही नहीं रहा। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2s और 2p दोनों की एनर्जी गैप कम होती है। 2s वाला अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है 2p में। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? आइए जरा देखते हैं, क्या ये हमेशा होगा? आप याद करिए, अगर मैं ऐसे अबाउट प्रिंसिपल वाला रूल बनाऊं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, है ना। और आप इसको ऐसे 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 डायगोनली ऐसे क्रॉस करते थे। आप जरा सोचिए, 2s के बाद किसकी एनर्जी है? 2p की। 2s वाला थोड़ा सा भी चाहेगा ना तो 2p में चला जाएगा। 3s वाला थोड़ा p चाहेगा तो 3p में चला जाएगा। लेकिन 4s वाला अगर चाहे बच्चों,
4s वाला अगर चाहे कि हम 4p में जाएं तो रास्ते में ये 3d आ जाता है। तो ये 4s वाला आपको पता है ना, 4s वाला यहीं से तो आएगा, तो रास्ते में 3d आ जाता है। 5s वाला 5p में जाए तो ये आ जाता है। इसी तरह 6s वाला सबके रास्ते में। तो एनर्जी गैप बढ़ने लगती है। 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, एनर्जी गैप बढ़ने लगती है। तो जैसे यहां कार्बन में क्या हुआ, ये इजिली एक्साइट हो गया जब हम इसी को देखते हैं पीबी में, जहां 6s2 6p2 होता है। अब वहां क्या होता है, चाहता तो है ये एक्साइट हो जाए, लेकिन लार्ज एनर्जी गैप की वजह से ये एक्साइट नहीं हो पाता। और जब ये एक्साइट नहीं हो पाता तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्डिंग नहीं बनाता। और जब बॉन्डिंग नहीं बनाता तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इनर्ट हो गया है। ये पेयर दो है ना, ये पेयर इनर्ट हो गया है। तो अब लेड अपने आप को क्या सोचता है, लेड अपने आप को सोचता है मेरे आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेड अपने आप को सोचता है मेरे आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब आई एम जस्ट लाइक मैग्नीशियम। जैसे मैग्नीशियम करता है मैं भी वैसे ही करूं। अब मैग्नीशियम क्या करता है, MgS, MgCO3, MgSO4, ये भी अपने आप को PbS, PbCO3, PbSO4 ऐसे बनाने लगता है, अलग बिहेवियर करने लगता है। और इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी आप जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। When n is equal to or greater than 4, when n is equal to or greater than 4, in that condition the energy difference between ns and np orbitals becomes high, and due to which ns electron does not excite and jump into np orbital. And when ns electron does not excite, ns electron become inert, does not take part in chemical reaction, and this inertness of ns electron is known as inert pair effect. तो क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। और ये सब में होता है, s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। जैसे आप बोरॉन फैमिली में भी देखेंगे तो नीचे जो थैलियम होता है ना बच्चों, थैलियम वो क्या शो करता है, +1। क्यों, क्योंकि थैलियम होता है S2P1, और वहां तक जाते जाते जो है एनर्जी गैप बढ़ जाता है, ये इनर्ट हो जाता है, तो एक ही शो करता है। उसी तरह हमारा नाइट्रोजन फैमिली भी है। नाइट्रोजन फैमिली में जब हम यहां तक जाते हैं, ये 2 3 4 5 6, जब 6s2 6p3 होता है, ये एक्साइट नहीं हो पाता, एक्साइट ही नहीं होता। और एक्साइट नहीं होता तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे भी साइज बड़ी है तो शेयरिंग का सवाल नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और बिहेव लाइक एल्युमिनियम, इसीलिए आप देखिएगा एल्युमिनियम पे 3+, लोग पूछते हैं बिस्मथ पे, इस पे भी 3+, Sb पे भी 3+ होता है। हाँ, एक और काम कर सकता है, अगर चूंकि बिस्मथ है, साइज बड़ी है, अपना 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर सफिशिएंट आयनाइजेशन एनर्जी मिले तो। नाइट्रोजन में भी हमने +5 लिखा है। अब आप कह सकते हैं नाइट्रोजन कैसे +5? हाँ, 2 तरह की वैलेंसी पढ़ते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंसी बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंसी बोलते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, या ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग निकालते हैं, वो अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी हम क्या समझे कि नाइट्रोजन -3 भी शो करता है, और -3 जैसे जैसे नीचे आएंगे इसके लेने की कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। तो -3 जो है आपका, उसकी स्टेबिलिटी नीचे आने पे घटती है। +3 जो है, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और +5 की भी स्टेबिलिटी घटती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा बढ़ता है और कौन सा घटता है। चलिए अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं। आगे एक एलोट्रॉप्स है और एलोट्रॉप के बाद जो है अब वो समय आ गया है जो हमने बताया था कि आपको मैं कुछ ट्रिक दूं, कुछ बताऊं कि कैसे रटा जा सकता है। एलोट्रॉप में जान लीजिए कि सब के सब एलोट्रॉप शो करते हैं, सब के सब एलोट्रॉप शो करते हैं, केवल कौन नहीं करता है? बिस्मथ। तो एक तो ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बिस्मथ डज नॉट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी समझते हैं ना? अरे जैसे कार्बन का नहीं पढ़ते थे, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब एलोट्रॉप, अपर रूप, एक ही चीज के अलग अलग रूप। बिस्मथ एलोट्रॉप शो नहीं करता है, नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन के दो होते हैं, एक होता है क्यूबिक और एक होता है, माने एक अल्फा एक बीटा। अल्फा वाले को क्यूबिक बोलते हैं, बीटा वाले को हेक्सागोनल बोलते हैं। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब हेक्सागोनल क्या है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा। सॉलिड स्टेट में एक जगह मैंने ट्रिक भी बताया है कि एंगल इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल कोई 90 डिग्री का नहीं होता, 75 होता है। खैर, तो याद रखिए आप लोग कि नाइट्रोजन, अब यहां से मेरा ट्रिक भी स्टार्ट होगा। नाइट्रोजन दो होते हैं एलोट्रॉप, लेकिन दोनों सॉलिड होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, ये भी क्यूबिक, ये हेक्सागोनल और क्रिस्टलाइन। चलिए, फास्फोरस ज्यादा पूछा जाता है। फास्फोरस के 5 एलोट्रॉप होते हैं। कौन कौन? एक होता है व्हाइट फास्फोरस, है ना, जिससे गार्लिक टाइप की स्मेल आती है, लहसुन जैसी, है ना, और जो आग लग जाता है, जिसको पानी में रखते हैं। एक रेड फास्फोरस जो माचिस में यूज होता है, वायलेट, स्कारलेट, और ये स्कारलेट है ना, टेल हो गया है ना। चलिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये क्या है, चलिए मैं कर दे रहा हूं, है ना, स्कारलेट, स्कारलेट, है ना, स्कारलेट फास्फोरस, और लास्ट में ब्लैक फास्फोरस। इसको याद करने का तरीका हमने बताया है क्या? वी आर वेरी सीरियस बट, वी आर वेरी सीरियस बट। अब आप किसके लिए सीरियस हैं ये आप सोच सकते हैं। तो ये बता रहा है कि वी आर वेरी सीरियस बट। अब वी माने व्हाइट, आर मीन्स रेड, वी मीन्स वायलेट, स्कारलेट और बी मीन्स ब्लैक। तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। हाँ, तो आर्सेनिक, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक 3 एलोट्रॉप होते हैं। एंटीमनी में मेटेलिक और अल्फा, वही येलो एक्सप्लोसिव कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बस याद क्या रखना है, बिस्मथ डज नॉट शो एलोट्रॉपी। ठीक है। और लास्ट अब वो समय आ गया जो मैं आपको बताया था कि आपको मैं ट्रिक देने वाला हूं, ओएस ट्रिक। आइए, सबसे पहला तो रेडियस में कोई ट्रिक नहीं है। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस, यू नो। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज करता है। तो आप कहेंगे सिग्मा भी तो इंक्रीज करता है। हाँ, सिग्मा भी करता है, जेड स्टार भी करता है, लेकिन सेल भी बढ़ते हैं। और नीचे आने के बाद जेड स्टार एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है, सिग्मा ही बढ़ता है। खैर, वो पीरियोडिक टेबल में चर्चा करेंगे। आपको पता है ऊपर से नीचे सेल बढ़ता है तो रेडियस बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेडियस बढ़ेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी क्योंकि वो साइज का उल्टा होता है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहां एक्सेप्शन नहीं है वहां मैंने व्हाइट से लिखा है ना, कि आपको समझ में आ जाए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहां से अब है एक क्या है, एबंडेंस। कौन अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, और तब एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो आप यहां मेरा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? आप पी से याद करिए प्रियंका चोपड़ा, एन से कुछ ले लीजिए नेहा धुपिया, एस से ऐश्वर्या राय। प्रियंका, नेहा, ऐश्वर्या सब बीमार हैं। प्रियंका, नेहा, ऐश्वर्या सब बीमार हैं। तो इससे क्या होगा आप कभी नहीं भूलेंगे, पहले प्रियंका, नेहा, ऐश्वर्या। ये क्या है? एबंडेंस। तो धरती में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? फास्फोरस। मेरे ख्याल से 11th मोस्ट एबंडेंट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ये 11वें नंबर पे आता है। खैर,
मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड फिर से उल्टा पुल्टा हो जाता है। नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर बिस्मथ, फिर एंटीमनी, सब उल्टा पुल्टा। तो हाँ, ये है कि इसमें फास्फोरस को हमने व्हाइट वाला लिया है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करिए, देखिए वाइफ सब एक ही जैसी होती हैं, तो आपको ये याद करना है कि नई पुरानी, देखिए जरा, नई, एन से नई, पी से पुरानी, नई पुरानी बीबी सब ऐसी ही हैं, सब एक ही जैसी हैं। तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है। एन से नई, पुरानी, बीबी सब ऐसी ही हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इसमें चेंज आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? NPAS SBBI लिख देना है, केवल इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, बस एक जगह चेंज कर देना है, बाकी इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और लास्ट में एटॉमिक वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है बच्चों, इसमें तो बड़ी उल्टा पुल्टा है। अब देखिए, पहले सबसे ज्यादा क्या है? Sp। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल है, हाफ फील्ड है। अरे नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इसको याद करेंगे। ये ट्रेंड तो आपको दिख रहा है, एंटीमनी, बिस्मथ। और ये याद करने का तरीका क्या है कि सब, इससे सब याद करिए, BI से BB, मैं अभी जैसा बताया था, सब BB ऐश्वर्या प्रियंका नहीं होती। ऐसे याद करिए, सब बीवी ऐश्वर्या प्रियंका नहीं होती। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब तो आप लोगों को वैसे भी नहीं भूलता है, हमेशा याद रहेगा। और एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम कैसे याद करेंगे आप? इसमें बिस्मथ, अब तो आप सब समझ रहे होंगे ना कि वही चीज, बीबी सब नई पुरानी ऐसी ही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने एंटीमनी या नाइट्रोजन के लिए क्या सोच रहे हैं। यहां क्या था? बीबी सब नई पुरानी ऐसी ही हैं, और यहां नई पुरानी बीबी सब ऐसी है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। और लास्ट में बच्चों केटेनेशन। केटेनेशन क्या होता है? अगर एक एटम दूसरे एटम से जुड़ के लंबा चौड़ा चेन बनाए, उसको केटेनेशन कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, फिर सिलिकॉन की, फिर सल्फर की, है ना, अलग अलग ऐसी केटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम देखें इस फैमिली में, तो आपको याद रखना होगा, बाकी तो करते ही नहीं है, दो ही याद रखना है, लेकिन आप ये तीनों याद कर लीजिए कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक। वैसे नॉर्मली क्या होता है? कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सल्फर, है ना, Pn, और फिर ये आता है P के बाद N, फिर आगे ये होता है केटेनेशन प्रॉपर्टी। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है ये पढ़ लिए। नाइट्रोजन फैमिली ये वाला कैसा लगा आपको ये बताइएगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, खैर ये वाला कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। हमने 2 वीडियो और भी डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये क्रम चलना चाहिए, हम लोग P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सब वो करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अच्छा लग रहा है। खराब लग रहा है तो कुछ सजेशन जरूर दें वहां कि सर इस तरह से करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। आप लोग इतना देर शुरू से लास्ट तक देखें, इसके लिए थैंक यू। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मोमेंटम एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।